चीन का घरेलू डिमांड बढ़ाने पर फोकस है, इसलिए चीन के मार्केट में कुछ स्टिमुलस आने की बातें हो रही हैं, इसलिए इतना मार्केट वहाँ पर गिरा नहीं है। लेकिन जापान का मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा करीब 5 से 6% की गिरावट, आज करीब 10% की गिरावट, अभी 8% गिरकर कामकाज कर रहा है। शुक्रवार को अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी दूसरी गिरावट थी। निकाई 5% टूटा था उस दिन, 6% टॉपिक्स टूटा था, वहाँ का ही जो दूसरा इंडेक्स है। जापान की करेंसी की मजबूती की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे करेंसी मजबूत होती है तो एक्सपोर्ट कम होने लगते हैं, और जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो उनकी करेंसी का मजबूत होना उन्हीं के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होते देखते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं। अगर हम देखें तो 2007 के बाद जापान ने पहली बार ब्याज दरें भी बढ़ाई पिछले वीक में, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 की शुरुआत में दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी वहाँ पर। अगर हम देखें तो 2016 के बाद से जापान में लगातार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट चल रही थी। पहली बार वो देख रहे हैं करीब 8-10 सालों में कि उनके यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट देखने को लिए मिल रही है। अब उनका सिनारियो चेंज हो रहा है एक तरह से। दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बची हो। एक समय पर कोविड के समय पर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ईसीबी, इन सभी ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखी हुई थी अपने देश में। अब कोई भी देश नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ कामकाज नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो जापान का भारत में निवेश कितना बड़ा है, तो पिछले 24 साल में जापान ने भारत में करीब $42 बिलियन का एफडीआई के थ्रू निवेश किया, और ज़्यादातर जहाँ पर उन्होंने निवेश किया या कर्ज दिया वो है इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट। और उसमें भी देखें तो जो सालाना इंटरेस्ट जो उन्होंने कर्ज दिया उसमें 0.1% से लेकर 1.4% तक की रेंज में उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। अब चूंकि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ये इंडिया की जो ग्रोथ थी उसमें जो जापान की फंडिंग आती थी इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट, वो एक हायर रेट पर आएगी। तो ये थोड़ा सा एक इंडिया के लिए भी सेटबैक हो सकता है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है क्योंकि अभी केवल 0.25% की उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। अगर हम देखें तो करीब भारत में 1439 जापानी कंपनीज भारत में कार्यरत हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो मेन कंपनीज़ हैं लिस्टेड कंपनीज़, उनके नाम देख लेते हैं। पहले जापान का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, किन सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश है। तो ट्रांसपोर्ट और ऑटो सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, तो इन सेक्टर्स में एफडीआई के थ्रू उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या उन्होंने इन सेक्टर से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट को फंडिंग दी हुई है, जिसमें कि उनकी ये शर्त थी कि जिस सेक्टर को वो फंडिंग देंगे कर्ज के तौर पर, उसमें 30% जो काम होगा वो जापानीज कंपनीज को मिलना चाहिए। तो ये उनकी शर्त के साथ ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो भी करी है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुआ है। लेकिन कौन सी कंपनियां हैं जो जापान की लिस्टेड है इंडियन मार्केट में? मारुति, हिताची एनर्जी, जॉनसन कंट्रोल हिताची, जिसके हिताची के एसी आते हैं, पैनासोनिक एनर्जी, पैनासोनिक के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हम देखते हैं, निपॉन इंडिया, एएमसी, इस काफ़ी नामी एएमसी है, आसाही इंडिया, ग्लास बनाने वाली कंपनी नंबर 1 कंपनी है। ये सभी कंपनियां इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये कंपनियां कुछ मुख्य तौर पर हैं। महेश सर, जापान की इकोनॉमी में इतनी तेज एक यू टर्न आता हुआ दिख रहा है, उनके मार्केट ने यू टर्न के संकेत पहले ही दे दिए हैं। ये जो कंपनियां लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में जापान की, इनके शेयरों पर क्या असर हो सकता है? इनमें भी कुछ यू टर्न लगेंगे क्या? ये देखिए, अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो सारे ही जो स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो शेयर तो मतलब अभी जैसे डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल रहा है, तो छोटे मोटे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के, बट ओवरऑल अपन देखें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक अच्छा खासा ग्रोथ में है। तो इस ग्रोथ का फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। पर थोड़ा टाइम के लिए एक बार का जो है एक मोमेंटम नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। और ये नवसारी कंपनी जैसे निप्पॉन है, असाही है, मारुति है, अब देखिए डेटा भी देखिए इनका, ये सारे अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। जब बात जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की रही तो अपने को आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे कोई अपने को ज्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है नहीं। बट आपने जिस हिसाब से डेटा किया, एक्सप्लेन किया, मैं तो आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी बढ़िया तरीके से आपने उसको एनालाइज करके और उसको एक प्रेजेंट कर दिया है कि भाई कहाँ पे क्या आपको सिनेरिया नजरिया रखना चाहिए। बट ओवरऑल देखें, थोड़ा सा आपको एक कॉशियस मोड के अंदर रहना जरूरी है। और सारी जो भी कंपनीज हैं वहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर दूसरे देशों की इकोनॉमी में कोई इम्पेक्ट आता है
तो वो शेयरों में सप्लाई थोड़ी बहुत आ सकती है, तो वो एक नजरिया रखना चाहिए। पर जब जी आपका जो कंपनी अगर अच्छा कर रहा है, तो वो एक टाइम रहेगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब थोड़ा सा अचानक से सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वो ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है। और जी कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स या इन्वेस्टर को थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो एक थोड़ा सा पीरियड रहता है जहाँ पे अपने को एक एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, और वही जो पीरियड रहता है वहाँ भी प्राइस मिसमैच डिस्कवरी जो है अपने को देखने को मिलती है। तो आज के बाजार के हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और ये सारी कंपनीज हैं फिलहाल अच्छे ट्रेंड में काम कर रही है। तो छोटा मोटा अगर डिप, अगर अच्छा खासा कोई कंपनी में डिप मिलता है, तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी वापस से जनरेट होएगी। और इस इन स्पेस जी में मारुति और निप्पॉन जो है वो बढ़िया लग रहे हैं स्पेसिफिक। अगर ये कंपनी में कोई भी डाउनफॉल या लोअर मिलता जी है, तो वहां बिल्कुल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सकती है। और बिल्कुल बाकी तो रेलवे में या बाकी इंफ्रा में, तो ये सब चीजों में जापान का ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टेड है। तो वो इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगा, तो उनको वहां से फायदा भी मिलेगा। तो और हमारे को ऐसा बिल्कुल लगता है कि सिचुएशन जैसे जैसे वहां पे खराब होगी, वहां का इन्फ्लो इंडिया में और आने के चांसेस बनेंगे। तो ये बिल्कुल एक थोड़ा सा जी लंबा होराइजन है, वहां पे टाइम लगता है। बट इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जी देखें, तो ये सारे ट्रिगर जो है आगे आने वाले टाइम में शायद एक पॉजिटिव ट्रिगर भी बन सकते हैं।